नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं वंदना स्रोही और बड़ी खबर, नौसेना में शामिल हुआ युद्धपोत आईएनएस महेंद्रगिरी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समर्पित किया है। नौसेना को युद्धपोत समर्पित किया है। समुद्र में भारत की ताकत बढ़ी है, निर्णायक स्थिति में भारत है। राजनाथ सिंह ने कहा कि 75% स्वदेशी है आईएनएस महेंद्रगिरी में ब्रह्मोस भी तैनात हो सकती है। तो भारतीय नौसेना को अपनी समुद्री ताकत बढ़ाने की दिशा में एक और बड़ी सफलता मिली है। विशाखापट्टनम में प्रोजेक्ट 17A के तहत तैयार किए गए स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी F-38 को औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। भगवान परशुराम की तपः स्थली रही है। भगवान परशुराम एक योद्धा के साथ साथ वह एक ऋषि भी रहे हैं। उनमें आक्रामकता थी और शांति भी थी। उनमें युद्ध की वीरता भी है और एक जो तपस्वी का धैर्य होना चाहिए वह भी भगवान परशुराम में तपस्वी का धैर्य भी है। उनके हाथ में भले ही परशु हो यानी फावड़ा हो, पर उनका मन प्रशांत है, शांत है। और यह जो बैलेंस है यही हमारी आर्म्ड फोर्सेस का आदर्श है। हमारे पास शक्ति भी है, संयम भी है, हमारे पास पराक्रम भी है और विवेक भी है। आईएनएस महेंद्रगिरी इसी परशुराम भाव को समुद्र के जल पर साकार करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। देवियों और सज्जनों, आज पूरी दुनिया में वारफेयर का स्वरूप आप जानते हैं तेजी से बदल रहा है। हर दिन नई नई टेक्नोलॉजी सामने आ रही हैं। ड्रोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर वारफेयर, स्पेस बेस्ड कैपेबिलिटीज, हाइपरसोनिक वेपन और अनमैन्ड सिस्टम्स की चर्चा आज हर डिफेंस फोरम में होती है। स्वाभाविक है, इन नई टेक्नोलॉजी ने युद्ध के तौर तरीकों में बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया है। इसे सभी स्वीकार करेंगे। उदाहरण के लिए यदि हम ड्रोन्स को ही देखें तो पिछले कुछ वर्षों में ड्रोन ने वारफेयर को एक नई दिशा दी है। आज एक छोटा सा ड्रोन भी सर्विलेंस से लेकर प्रिसीजन स्ट्राइक तक अपनी भूमिकाएं निभा सकता है। इसलिए बहुत से लोग यह मानने लगे हैं कि फ्यूचर वारफेयर केवल नई टेक्नोलॉजी के आधार पर ही लड़ा जाएगा। देवी और सज्जनों, लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है। यह जरूर है कि नई टेक्नोलॉजी ने युद्ध का स्वरूप अवश्य बदल दिया है, किंतु उनको कन्वेंशनल वारफेयर के मीन्स का महत्व कम नहीं किया है। युद्ध के जो मूल सिद्धांत हैं उनकी पूर्ति के लिए जो स्ट्रांग कन्वेंशनल कैपेबिलिटी आज भी उतनी ही आवश्यक है जितनी पहले थी। फ्यूचर वार्स मे बी फॉट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट दे विल स्टिल बी वन बाय नेशनल रिजॉल्व, ट्रेन्ड सोल्जर्स and the capable military power। साथियों, मैं इसे ऐसे कहूंगा कि नई टेक्नोलॉजी और कन्वेंशनल प्लेटफॉर्म्स एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे को पूरक हैं। और कन्वेंशनल प्लेटफॉर्म के बिना न्यू टेक्नोलॉजी भी अपने में अधूरी है, और न्यू टेक्नोलॉजी के बिना कन्वेंशनल प्लेटफॉर्म कमजोर है। और इतिहास भी इस बात का गवाह है कि जिन देशों ने नई टेक्नोलॉजी के आकर्षण में अपनी कन्वेंशनल शक्ति की उपेक्षा की, उन्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी है। इसलिए भारत का अप्रोच बहुत ही क्लियर है। हमें दोनों में ही अच्छा करना है, दोनों में ही बैलेंस कायम रखना है। हम भविष्य की टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्ट करेंगे और अपनी कन्वेंशनल कैपेबिलिटी को भी लगातार धार देते रहेंगे। और आईएनएस महेंद्रगिरी इसी संकल्प का, इसी कमिटमेंट का प्रतीक है। इन्हीं दोनों कमिटमेंट्स को यह सिंबलाइज करता है। साथियों, हमने हाल के समय में भी देखा है, जब देश की सुरक्षा पर बात आती है तो हमारी कन्वेंशनल और मॉडर्न दोनों क्षमताएं मिलकर कैसे एक साथ काम करती हैं। ऑपरेशन सिंदूर आपने अपने आप में इसका एक, मैं समझता हूं कि बहुत ही सटीक उदाहरण था। हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने उस ऑपरेशन के दौरान यह दिखाया कि भारत अब न केवल अपनी रक्षा करने में, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर निर्णायक उत्तर देने में
और दुश्मनों का समूल नाश करने में भी पूरी तरह से सक्षम है। यह संदेश ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से गया है। और देवियों सज्जनों, आज जब हम एक वारशिप को अपने बेड़े में शामिल कर रहे हैं तो हमें यह भी समझना चाहिए कि हमारे लिए समुद्र का क्या महत्व है। आज के समय में मैरीटाइम सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी दोनों को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता है। समुद्र हमारे सिक्योरिटी के साथ साथ हमारे ट्रेड, हमारे व्यापार, हमारी सप्लाई चेन्स, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी और हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस की भी मैं मानता हूं कि एक लाइफ लाइन है। वैसे भी आज के समय में पूरी दुनिया की निगाहें इंडो पैसिफिक रीजन पर हैं और इस क्षेत्र में भारत की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए एक विजन दिया है, महासागर, म्यूचुअल एंड हॉलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स। हम इस रीजन में सबके लिए सुरक्षा और विकास चाहते हैं। भारत इस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में, एक भरोसेमंद साथी के रूप में उभरा है। देवी और सज्जनों, हमारी नेवी ने बार बार यह साबित किया है कि हम वास्तव में इस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के सबसे भरोसेमंद साथी हैं। चाहे किसी प्राकृतिक आपदा में एसएडीआर ऑपरेशंस करना हो, चाहे समुद्री लुटेरों और एंटी पायरेसी के विरुद्ध कोई कार्रवाई करनी हो, चाहे संकटग्रस्त देशों से अपने और मित्र देशों के नागरिकों को सुरक्षित निकालना हो, हमारी नेवी फर्स्ट रेस्पॉन्डर और प्रीफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर दोनों रही है। साथियों, हाल ही की घटनाओं ने भी एक बार फिर यह सिद्ध किया है कि एक सक्षम और रेस्पॉन्सिव नेवी किसी भी राष्ट्र के लिए कितनी आवश्यक होती है। वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने के बाद आपने देखा इंडियन नेवी ने ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा के माध्यम से 9,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के आवश्यक कार्गो को लेकर चल रहे 18 मर्चेंट वेसल्स को सुरक्षित एस्कॉर्ट किया। यानी हमारी नेवी केवल एक फाइटिंग फोर्स नहीं है, बल्कि भारत के इकोनॉमिक इंटरेस्ट की भी मजबूत संरक्षक बनकर हमारी यह इंडियन नेवी इमर्ज की है। साथियों, आईएनएस महेंद्रगिरी इस पूरी मैरीटाइम स्ट्रेटेजी को और मजबूत करेगी। यह हमारे ईस्टर्न सी बोर्ड की शक्ति को यह बढ़ाएगी, हमारी ब्लू वाटर रीच को यह विस्तार देगी और इंडियन ओशन रीजन में भारत की उपस्थिति को और अधिक मजबूत बनाएगी। देवी और सज्जनों, इस शिप के पीछे हजारों इंजीनियर्स, डिजाइनर्स और वर्कर्स की वर्षों की अथक मेहनत रही है। आपने मात्र 75 मंथ्स के रिकॉर्ड टाइमलाइन में ही यह शिप हमारी नेवी को सौंप दिया है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और आईएनएस महेंद्रगिरी का मोटो भी है, हमें एक गहरा संदेश देता है, स्थित प्रज्ञ रणेषु अपराजिता, अर्थात जो व्यक्ति बुद्धि, धैर्य और आत्म संयम में स्थित रहता है वही रणभूमि में वास्तव में अपराजय होता है। मुझे विश्वास है कि आईएनएस महेंद्रगिरी भी अपने इसी मोटो के अनुरूप गृह समर्पित किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी ताकत का भी उन्होंने जिक्र किया। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। दतिया से बड़ी खबर, जहां नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने का विरोध देखा जा रहा है। टिकट कटने के विरोध में समर्थकों ने भारी हंगामा किया है। बीजेपी ऑफिस के सामने हाईवे पर समर्थक डटे रहे। आशुतोष तिवारी की जगह नरोत्तम मिश्रा को टिकट देने की मांग समर्थकों की ओर से की जा रही है। इसी को देखते हुए आज दतिया में बंद का ऐलान हुआ है। दतिया उपचुनाव को लेकर बीजेपी का टिकट बदलना सिर्फ उम्मीदवार बदलने का फैसला नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे मध्य प्रदेश बीजेपी की भविष्य की राजनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है। पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का नाम प्रदेश नेतृत्व से दिल्ली तक पहुंचा था, लेकिन अंतिम क्षणों में केंद्र नेतृत्व ने आशुतोष तिवारी को ही कैंडिडेट बना दिया। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि टिकट क्यों बदला, बल्कि यह भी सवाल है कि क्या बीजेपी एक बड़े नेता की वापसी रोकने का फैसला कर चुकी है या फिर जीत और संगठन के समीकरण को प्राथमिकता दी गई है। अब निगाहें इस बात पर है कि नरोत्तम मिश्रा की अगली राजनीतिक भूमिका क्या होगी और क्या पार्टी दतिया में संगठन को पूरी तरह एकजुट रख पाएगी। तो बीजेपी ऑफिस के बाहर जबरदस्त हंगामा
नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों की ओर से किया गया है। उन्हें टिकट देने की मांग की जा रही है क्योंकि अंतिम क्षणों में नाम बदला गया है। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट गया है। ऐन वक्त पर उनका टिकट काटने को लेकर भारी नाराजगी समर्थकों में देखी जा रही है। आपको बता दें कि पूर्व संभागीय संगठन मंत्री आशुतोष तिवारी को कैंडिडेट बनाया गया है, जबकि पिछले करीब 4 महीने से नरोत्तम मिश्रा ही चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हुए थे। प्रदेश बीजेपी ने उन्हीं का नाम केंद्रीय नेतृत्व को भेजा था, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि जो दिल्ली से फीडबैक आया है, सत्ता और संगठन के संतुलन को लेकर और चुनावी रणनीति को देखते हुए पार्टी ने आखिरी वक्त में उम्मीदवार बदलने का फैसला किया है। यह भी जानकारी मिली कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद केवल एक ही नाम नरोत्तम मिश्रा का दिल्ली भेजा गया था, लेकिन ऐन वक्त पर उनका नाम बदल दिया गया है। उनके बेटे सुकर्ण मिश्रा को लेकर भी आंतरिक रिपोर्ट मंगाई गई, जिसमें माहौल पक्ष में नहीं दिखा, जिसके बाद केंद्र नेतृत्व ने जीत की संभावना को देखते हुए आशुतोष तिवारी के नाम पर मोहर लगा दी है। ये माना जा रहा है कि शिवराज सरकार में नंबर 2 की भूमिका वाले नेताओं में रहे नरोत्तम मिश्रा अगर उपचुनाव जीत जाते तो उन्हें विभाग और मंत्री बनाने को लेकर भी मसला हो जाता। तो नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने पर बवाल और बढ़ सकता है। एक और अहम जानकारी सामने आ रही है। भोपाल में भी प्रदर्शन की तैयारी नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों की ओर से की जा रही है और इस बवाल के बीच दिल्ली रवाना हो गए हैं नरोत्तम मिश्रा। इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। प्रदेश बीजेपी दफ्तर का घेराव करने की तैयारी में है नरोत्तम मिश्रा के समर्थक, और नरोत्तम मिश्रा भी टिकट कटने से नाराज बताए जा रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा के टिकट काटने पर बवाल बढ़ सकता है प्रदेश बीजेपी में। भोपाल में भी प्रदर्शन की तैयारी में नरोत्तम के समर्थक दिखाई दे रहे हैं और इस पूरे बवाल के बीच नरोत्तम मिश्रा दिल्ली रवाना हो गए। तो केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात नरोत्तम मिश्रा की हो सकती है। किस तरीके से डैमेज कंट्रोल किया जाएगा, क्या नरोत्तम मिश्रा को मनाया जाएगा या फिर यह फैसला वापस लेना पड़ेगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति में इस वक्त बीजेपी टेंशन में दिखाई दे रही है। जिस तरीके से आशुतोष तिवारी को कैंडिडेट बनाया, नरोत्तम मिश्रा का इन वक्त पर टिकट काटा, उसके बाद बवाल देखा जा रहा है। कई पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया है। नरोत्तम मिश्रा के समर्थक सड़कों पर हैं। बीजेपी दफ्तर के बाहर पहले बवाल हुआ और अब भोपाल में भी कहा जा रहा है कि प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। दतिया से खबर, जहां नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने बवाल किया है। समर्थकों ने नेशनल हाईवे 44 पर जाम लगा दिया। नरोत्तम के समर्थकों ने गाड़ियों पर पथराव भी किया है, यानी जमकर बवाल हुआ है। पत्थरबाजी में एसपी समेत 6 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। जो नहीं मान रहे हैं उन्हें हिरासत में लिया है, ये डीएम ने जानकारी दी है, यानी प्रशासन की ओर से भी सख्ती दिखाई जा रही है। लाठीचार्ज नहीं हुआ है, ये भी डीएम ने बताया है। अभी हालात काबू में हैं। तो पत्थरबाजी की गई है नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों की ओर से। पुलिस पर भी पत्थर फेंके गए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि कई पुलिसकर्मियों को चोट आई है। दतिया के डीएम ने यह जानकारी दी है कि हालात अभी कंट्रोल में है, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी बताया कि लाठीचार्ज नहीं हुआ है, हालांकि सख्ती जरूर बरती गई है। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद से भारी बवाल उनके समर्थकों की ओर से देखा जा रहा है। दतिया में भी इसका भारी विरोध हुआ है। नेशनल हाईवे 44 पर जाम लगा दिया गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गाजियाबाद से खबर, जहां राजनगर एक्सटेंशन में सनसनीखेज वारदात हुई है। निर्माणाधीन मॉल से 7 साल की बच्ची का शव बरामद हुआ है। मौके पर पुलिस पहुंची है, एफएसएल की टीम पहुंची है, सबूत इकट्ठा किए गए हैं। संदिग्धों से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र के राजनगर एक्सटेंशन से यह सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक निर्माणाधीन मॉल से 7 साल की बच्ची का शव मिला है, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही नंदग्राम पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। पुलिस के मुताबिक देर रात करीब 1 बजे घटना की खबर मिली। इसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की। फॉरेंसिक साइंस लैब यानी एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य भी जुटाए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ भी हो रही है। पुलिस का यह कहना है कि सभी पहलुओं से जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।
अधिकारियों ने जल्द पूरे मामले का खुलासा करने का भरोसा दिया है। तो सनसनीखेज ये वारदात सामने आई है, जहां एक निर्माणाधीन मॉल से 7 साल की मासूम का शव मिला है। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन से खबर। पूरे इलाके में इस घटना से हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन एक निर्माणाधीन मॉल के अंदर ये काम चल रहा था और उसमें एक 7 वर्षीय बच्ची, मासूम बच्ची का शव जो है वो यहाँ पड़ा मिला। ये वही स्पॉट है जहाँ का मैं दृश्य आपको दिखाने चाह रहा हूँ। ये लड़की के नाना है जो सामने तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ ये वो जगह है जहाँ पर ये शव जो है लड़की बच्ची, मासूम बच्ची का यह शव पड़ा हुआ था। और उसके बाद जब मौके पर यहाँ पर तमाम वो लोग मिले और उसके बाद यहाँ पुलिस और आला अधिकारियों को भी कॉल किया गया। लड़की के मामा से भी एक बार बात करने का प्रयास करूंगा। लड़की जो बच्ची है उनके नाना से एक बार बात करने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है आपका? हमारा नरेश नाम है। नरेश नाम? हाँ, नरेश साहब जी। अभी यहाँ पर उस मासूम बच्ची को सब मिला है, क्या आशंका जताई जा रही है, किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है? बिना पर्दा का था यहाँ पे। उसके पास कपड़ा नहीं था, नीचे वाला कपड़ा नहीं था, ऊपर वाला जी, ऊपर मोराल था, बस ऊपर का कपड़ा था, नीचे कपड़ा नहीं था, बिल्कुल नंगे था जी। चिता ने पटाल जी। हाँ, बिल्कुल खत्म। उसका पैर टूटा हुआ और सर बिल्कुल फट के अलग हो रहा है। तो वो कौन लोग थे जो इस तरीके की हरकत आप जो लगा रहे हैं आरोप? पुलिस पूरी पहलुओं पर जांच कर रही है। 2 लड़का के पकड़े हैं, 2 लड़का के पकड़े हैं। पेप्सी पिला रहा था लड़की को और पेप्सी पिला करके इधर लेकर के आए हैं वो लड़की को जी। तो उसी को आधार पे उसको पकड़ा गया कि भाई तुम्हारे साथ लड़की था। और लोग बाग बोला कि तुम्हारे पास लड़की था, तो वो लड़की गया कहाँ? तो 20 मिनट में ला करके छोड़ दिया। फिर उसके बाद एक कुत्ता भी था, तो पीछे पीछे वो भी दौड़ रहा था। तो धीरे धीरे एक गार्ड बोले कि इसी के तरफ से आवाज़ आया था कि मम्मी, एक बार आवाज़ आया कि मम्मी। तो उतने में गार्ड के आवाज़ बताया गार्ड, तो इधर आए। आने के बाद वह जब देखे तो यहाँ पे लाश गिरा हुआ था जी। हाँ। क्या कार्रवाई की मांग चाह रहे हैं आप? क्या जो आरोपी हैं उनके लिए क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? कार्रवाई होया करिए, फांसी का सजा होना चाहिए, फांसी का सजा होना चाहिए, फांसी का सजा होना चाहिए। और क्या होगा? देखिए, ये आंसू बयां कर रहे हैं कि ये मासूम बच्ची के साथ जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि दरिंदगी की गई थी, कोई वस्त्र नहीं था जब यहाँ पर सब मिला। और उसके बाद यहाँ पर पुलिस महकमे में पूरा हड़कंप मच गया और मौके पर ही यहाँ तमाम पुलिस के तमाम जत्था जो है वो यहाँ मौजूद है कि इसी तरीके की स्थिति ना बिगड़े, उसको लेकर के। इस समय मैं उस जगह पर मौजूद हूँ जो गाजियाबाद का राजनगर एक्सटेंशन का निर्माणाधीन जो बिल्डिंग है, जहाँ ये काम चल रहा था। जिस मासूम बच्ची के साथ जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि दरिंदगी हुई है, उनकी खुद माँ से हम बात करेंगे। क्या पूरा मामला था, क्या घटनाक्रम था, क्या किस तरीके से इस मामले को आप देख रही हैं? क्या हुआ था पूरा घटनाक्रम? क्या हुआ था, जब ड्यूटी करके आए थे, बच्चे जब खेल रहे थे 7:30 के बीच, 8 के 8:30 9 बजे के लगभग देखने गए तो बच्चा गायब था। बस वो कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, समोसा जो भी खिलाना था खिला के बच्चे को फुसला के लेके चला गया जी। क्या आशंका जताई जा रही है, क्या हुआ उस मासूम बच्ची के साथ? क्या होगा, जो उसको करना तो कर रहा होगा, उसके बाद अपना बस फेंक दिया मार के। जब बच्ची के सबके पास आप लोग पहुंचे, क्या उस वक्त का मंजर था, किस तरीके से आप? पानी भरा हुआ था, पूरा एकदम मलबा भरा हुआ था, सरिया वरिया पड़े हुए थे उसमें। बच्ची किस अवस्था में मिली? बच्चे बस ऐसे ही, कुछ नहीं था, कपड़े लगते 4 टुकड़ों में बटी हुई थी, पैर हाथ टूटे पड़े थे, सिर लगता। उन आरोपियों को क्या सजा की मांग कर रहे हैं आप लोग, क्या चाहते हैं? सजा की मांग, फांसी की सजा चाहिए मुझे, फांसी चाहिए बस। बच्चे के बदले मुझे फांसी चाहिए बस। उसने मौत दिया मेरे बच्चे को, उसको भी मौत होना चाहिए। नहीं हो सकता तो मेरे बच्चे वापस कर दीजिए, मेरे बच्चे वापस कर दीजिए बस। नहीं हो सकता सरकार से तो मेरे बच्चे वापस कर दीजिए, अगर हो सकता है तो, और ना तो उसको फांसी दिलवा दीजिए। बस मैं यही हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूँ। सजा उसको मारो ना,
जैसे हमारे बच्चे देखिए, ये मासूम बच्चे की माँ थी जिन्होंने अपना पूरा दर्द बताया कि आखिरकार बच्चे के साथ क्या हुआ। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले की गुत्थी जो है पुलिस किस तरीके से सुलझाती है। घटना ये है सर, कल 7 बजे से बच्ची गायब है यहाँ। उसे 2 लड़के जो बहला फुसला के पेप्सी पिला के छत पे ले गए, ऊपर से 7-8 मंजिल ऊपर ले गए पेप्सी पिलाने के बाद। और लड़की का जो भाई है वो उसका एज कम से कम वही है, 10 साल का है वो भी। तो उसने देखा था कि ये दोनों जने इसको पेप्सी के बहाने पिलाने के लिए ले जा रहे हैं ऊपर। लड़के जानकार हैं, यहीं पे काम करते? हाँ, यहीं करते थे काम सर, यहाँ मजदूरी का काम करते थे। तो 2 जने उसे बहला फुसला के ले गए ऊपर, और वो लड़का नंदग्राम चला गया, जहाँ पर हम लोग रहते हैं उस जगह पे चला गया वो। पीछे लिटोर छटाओ में वो कुछ। उसके बाद सर बच्ची को ऊपर जाके रेप करा गया है और उसको 8 मंजिल नीचे फेंका है बिना कपड़ों का। लगभग कितने लोग माने जा रहे हैं इसमें? 4 जने माने जा रहे सर। अच्छा, जब लड़की की बॉडी मिली तब कंडीशन में थी सर उसका बिल्कुल देख नहीं सकते थे, छोटे छोटे पीस मिले यहाँ पे। खबर मेरठ से है, जहां ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। बुलडोजर कार्रवाई और फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग की जा रही है। एसएसपी के थप्पड़ मारने के वीडियो के बाद एनएचआरसी सख्त हो गया है। मेरठ के ललिता गौतम हत्याकांड के मामले को लेकर अब सियासी घमासान छिड़ चुका है। इस मामले में बुलडोजर एक्शन की मांग हो रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए जल्द से जल्द न्याय की मांग उठ रही है। वहीं एसएसपी के थप्पड़ मारने का वीडियो सामने आने के बाद राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी एनएचआरसी ने भी सख्ती दिखाई है। इस घटना को लेकर पुलिस कार्रवाई और अधिकारियों के व्यवहार पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब इस पूरे मामले में प्रशासन और पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध बनी हुई है। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। तो मेरठ पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं। एसएसपी ने जिस तरीके से थप्पड़ जड़े और उसके बाद लोगों की नाराजगी सामने आई है। अब सियासी घमासान भी इस पूरे मामले पर छिड़ गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस को कहा जाता है कि मित्र पुलिस है, लेकिन जिस तरीके से यह पूरा घटनाक्रम हुआ है, पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठे हैं। दरअसल मेरठ में 16 मई को छात्रा की हत्या हुई, जिसको लेकर बुधवार को बड़ी संख्या में लोग कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। प्रदर्शनकारी डीएम को ज्ञापन सौंपना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने कलेक्ट्रेट का मेन गेट बंद कर दिया। करीब 3 घंटे तक लोग वहीं पर बैठकर प्रदर्शन करते रहे। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो लोग वहां से नहीं हटे। सूचना मिलते ही एसएसपी अविनाश पांडे मौके पर पहुंचे। प्रदर्शन कर रहे लोगों को उन्होंने थप्पड़ जड़ दिए। उसके बाद पुलिस वैन में घुसकर भी लोगों को पीटा है। वो वीडियो सामने आए हैं, जिसके बाद अब बुलडोजर कार्रवाई और फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए न्याय की मांग की जा रही है। आरोप यह भी है कि पुलिस ने लाठीचार्ज भी प्रदर्शनकारियों पर किया। 50 से 60 लोगों को हिरासत में भी लिया। अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता भी मौके पर पहुंच रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद को भी आप देख रहे हैं, वो भी पहुंचे हैं। पूरे मामले पर अब सियासत गर्मा गई है। तो ललिता हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पीड़ित परिवार से अखिलेश यादव भी मिले हैं। लखनऊ में परिवार की मुलाकात हुई है। परिवार को मदद का भरोसा दिया गया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से भी परिवार ने मुलाकात की है। उस दौरान की तस्वीर भी सामने आ चुकी है। लखनऊ में यह परिवार अखिलेश यादव से मिला है और अखिलेश यादव ने भी पूरी तरीके से मदद करने का आश्वासन दिया है, भरोसा दिया है। सरकार प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने इस पूरी घटना को लेकर नाराजगी जताई है। पीड़ित परिवार को इंसाफ की मांग की है और इसके साथ ही मदद का पूरा भरोसा दिया गया है। मेरठ पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब ये पीड़ित परिवार अखिलेश यादव से मिलने के लिए पहुंचा। बताया जा रहा है कि लखनऊ ये परिवार पहुंचा और उसके बाद अखिलेश यादव के साथ जब मुलाकात हुई है तो मदद का भरोसा दिया गया है। पूरे मामले पर अब सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। विपक्ष सरकार पर हमलावर है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। मेरठ एसएसपी ने प्रदर्शनकारियों को थप्पड़ मारे, उसके बाद वैन में घुसकर भी हिरासत में ले गए लोगों के साथ मारपीट की। उसका वीडियो सामने आया। जबरदस्त हंगामा इस पूरे मामले पर देखा जा रहा है। विपक्षी पार्टियां भी सरकार पर और प्रशासन पर हमलावर हैं। इस बीच पीड़ित परिवार अखिलेश यादव से मिलने के लिए पहुंचा है।
तो मेरठ में एसएसपी के थप्पड़ कांड के बाद पूरा विवाद बढ़ चुका है। संगीत सोम परिवार से मिलेंगे, ये जानकारी सामने आ रही है। थोड़ी देर में थिरोट गांव संगीत सोम पहुंचेंगे। गांव में जाने पर प्रशासन ने रोक लगा रखी है। अविनाश पांडे ने प्रदर्शनकारियों को थप्पड़ मारे थे। एसएसपी के थप्पड़ मारने का वीडियो सामने आया। ये वीडियो आपको हम दिखा भी रहे हैं किस तरीके से मौके पर जब प्रदर्शनकारी वहां पर डटे हुए थे, अचानक से एसएसपी वहां पहुंचते हैं। आप देखा ना ताबड़तोड़ थप्पड़ों की बरसात कर दी। पास में ही पुलिस वैन में भी कुछ लोग हिरासत में बिठाए गए थे, उनके साथ भी मारपीट करने के आरोप हैं। पूरे मामले पर अब सियासत गर्मा गई है। एक तरफ अखिलेश यादव से मिलने के लिए परिवार पहुंचा है, तो दूसरी ओर यह कहा जा रहा है कि संगीत सोम भी परिवार से मिलने के लिए पहुंचेंगे। इंसाफ की मांग यह परिवार कर रहा है। पीड़ित परिवार के समर्थन में ही हजारों लोग यहां पर पहुंचे थे। कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपने की बात कही गई थी, लेकिन इस बीच ये थप्पड़ कांड हुआ, जिसको लेकर अब सियासत गर्मा गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण जानकारी। मंदिर के चढ़ावे में कमी का दावा किया जा रहा है। 10 रुपए, 20 रुपए और 50 रुपए में चढ़ावा आ रहा है। 500 रुपए के नोटों की गड्डियों में अब कमी दर्ज की गई है। राम मंदिर में जो नकद चढ़ावा मिलता है उसमें कमी देखने को मिल रही है। ये बताया जा रहा है कि पहले काउंटिंग के दौरान 100, 200 और 500 रुपए के नोटों की गड्डियां ज्यादा बनती थी, लेकिन अब 10, 20 और 50 रुपए के नोट आ रहे हैं। यानी जो राम भक्त यहाँ पर पहुंचते हैं, दान चढ़ावा उनका पैटर्न अब बदल चुका है। सूत्र इसे हाल के घटनाक्रम से जोड़ रहे हैं, यानी श्रद्धालुओं के दान देने के तरीके में बदलाव आ चुका है। हालांकि मंदिर ट्रस्ट की ओर से श्रद्धालुओं की संख्या में कमी या फिर चढ़ावे में जो गिरावट आ रही है, उसको लेकर कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है। अयोध्या चढ़ावा चोरी से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी मिल रही है। करोड़ों राम भक्तों की आस्था को चोट पहुंची है, आघात पहुंचा है और उसका यह असर अब दिखाई दे रहा है। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक राम भक्तों की संख्या में भी कमी आई है, चढ़ावे में भी कमी आई है। ये कहा जा रहा है कि 10, 20, 50 रुपए के नोट अब ज्यादा आ रहे हैं। पहले 500 के नोट आते थे, लेकिन अब उसकी संख्या घट गई है। मंदिर के चढ़ावे में कमी का दावा किया जा रहा है। लोगों के मन में ये डर है कि वो चढ़ावा अगर देते हैं, दान देते हैं, तो उसका कहां पर इस्तेमाल किया जाएगा। चढ़ावा दान करने से बेहतर है कि वो किसी गरीब की मदद कर दें। ये लोगों में अब विचार हो रहा है। इसलिए राम मंदिर में जो राम भक्त पहुंच रहे हैं, चढ़ावे में उन्होंने पैटर्न बदल दिया है। 10, 20, 50 रुपए के नोट अब ज्यादा दान किए जा रहे हैं। पहले 200 और 500 रुपए के नोटों की गड्डियां ज्यादा मिलती थी, जिनमें अब कमी आई है। एक तरफ ट्रस्ट टूटा, यानी भरोसा टूटा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला, हालांकि जांच की बात कही जा रही है, कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन राम भक्तों की संख्या में कमी का दावा किया जा रहा है। इसके साथ ही जो चढ़ावा मंदिर में आता था, जो दान दिया जाता था, उसमें भी अब कमी दर्ज की जा रही है। राम भक्तों के मन को ठेस पहुंची है। देखिए, राम भक्तों से अपील किया, वो अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान राम लला का दर्शन करने आते हैं। आपको मालूम है कि यह स्थान रामलला का दर्शन अपने में विश्व में अनोखा है। नहीं, मैं उसको पूरी तरीके से चढ़ावा चोरी अपने में, आप जानते हैं, हमारे कोषाध्यक्ष महोदय जो स्वामी गोविंद देव गिरी जी हैं, उन्होंने भी आप सभी से वार्ता की और बताया कि यह अपने में एक तरीके का कलंक है। हम लोग आज देखे तो पूजा पाठ बहुत ढंग से चल रहा है और समय पर चल रहा है। दर्शन करने में कोई कमी नहीं है। जितना दर्शन पाओ उससे आगे ही बढ़ रहे हैं, घटे नहीं है। रामलाल पर विश्वास है तो वो आगे बढ़ाई, घटा नहीं है। राजनीति विपक्ष भले बोले नहीं, ऐसा स्थित है, दर्शन करने में कोई दिक्कत नहीं है।
दर्शन करने लोग जा रहे हैं और उसमें कमी नहीं यथास्थित है। इस बारिश के समय भी भीड़ बनी थी। एक और अहम अपडेट है, राम मंदिर में चढ़ावा गिनने का एक नया समय लागू कर दिया गया है। अब एक ही शिफ्ट में चढ़ावे की गिनती होगी। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक गिनती होगी। यानी राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती को लेकर व्यवस्था में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। समय भी बदला गया है। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक गिनती होगी। काउंटिंग केवल एक ही शिफ्ट में की जाएगी। एक तरफ चढ़ावे में कमी दर्ज की जा रही है, ये भी खबर आ रही है, और दूसरी ओर ये कहा जा रहा है कि अब एक ही शिफ्ट में जितना भी चढ़ावा होगा, दान होगा, उसे गिना जाएगा। पूरी तरीके से अब यहाँ पर व्यवस्था बदली जा रही है। व्यवस्था में परिवर्तन देखा जा रहा है, समय बदला जा रहा है। पहले 2 शिफ्ट में काम होता था, लेकिन अब सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक एक ही शिफ्ट कर दी गई है। वेतन वही है, काम के घंटे बढ़ गए हैं, ये कहा जा रहा है। जानकारी ये भी मिल रही है कि बैंक के पास अब सिर्फ 13 ही कर्मचारी हैं जो काउंटिंग करेंगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर एक तरफ जांच चल रही है, दूसरी ओर सीबीआई जांच की मांग हो रही है। 13 जुलाई को सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से की जाएगी इस पूरे मामले को लेकर। इस बीच व्यवस्था में परिवर्तन की ये जानकारी मिल रही है। एक ही शिफ्ट में चढ़ावा और दान गिना जाएगा, यानी सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक का वक्त तय हुआ है। पहले 2 शिफ्ट में काउंटिंग का काम किया जाता था, लेकिन अब दान को केवल एक ही शिफ्ट में गिना जाएगा। जो कर्मचारी हैं वो एक ही शिफ्ट में रहेंगे। बताया जा रहा है कि बैंक के पास केवल 13 ही गणना कर्मचारी बचे हैं। ट्रस्ट को लेकर सवाल उठे, पूरी व्यवस्था में परिवर्तन की बात सामने आई। कर्मचारियों की शिफ्ट बदली गई है, कई कर्मचारी भी बदले गए हैं, और इस बीच ये जानकारी मिल रही है कि पहले जो काम 2 शिफ्टों में किया जाता था, वो एक ही शिफ्ट में होगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर लगातार ये बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। एक तरफ राम भक्तों की संख्या में कमी दर्ज की जा रही है, चढ़ावा भी पहले से कम आ रहा है, दूसरी ओर अब व्यवस्था भी बदली जा रही है। इधर पंजाब की बात करेंगे, जहां पंजाब कांग्रेस की कलह सुलझाने के लिए बड़ी बैठक बुलाई गई है। भूपेश बघेल और चरणजीत सिंह चन्नी के बीच बैठक। राजा वडिंग के अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर चन्नी गुट नाराज है। चन्नी गुट और वडिंग गुट में समझौते का प्रयास किया जा रहा है। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हैं भूपेश बघेल। पहले 5 दिन के दौरे पर वो यहाँ चंडीगढ़ पहुंचे थे, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी ने उनसे मुलाकात नहीं की, जिसके बाद अब दोबारा प्रयास किया जा रहा है कि इस तनाव को कम किया जा सके, इस विवाद को सुलझाया जा सके। भूपेश बघेल के सामने भी एक बड़ी चुनौती है, उनकी भी परीक्षा हो रही है। जानकारी मिल रही है कि भूपेश बघेल और चरणजीत सिंह चन्नी के बीच बैठक होगी। राजा वडिंग को क्योंकि अध्यक्ष बना दिया गया है, प्रदेश अध्यक्ष, इसी को लेकर चन्नी गुट नाराज है। चरणजीत सिंह चन्नी को अध्यक्ष बनाए जाने की मांग की जा रही है। हालांकि भूपेश बघेल पहले ही ये संकेत भी दे चुके हैं कि ये कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है, जो फैसला हो चुका है वो नहीं बदला जाएगा। लेकिन नाराजगी चरणजीत सिंह चन्नी और उनके गुट में देखी जा रही है, उनका कुनबा भी बढ़ता जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस के कई सदस्य जो चरणजीत सिंह चन्नी के साथ मिल गए हैं, सुखजिंदर सिंह रंधावा का भी इसमें नाम सामने आ रहा है। ऐसे में राजा वडिंग और चरणजीत सिंह चन्नी के बीच ये टकराव की खबरें, दरअसल राजा वडिंग को दोबारा अध्यक्ष बनाया गया है, यानी उन्हें बरकरार रखा गया है। इसी को लेकर नाराजगी चरणजीत सिंह चन्नी गुट में देखी जा रही है, जिसका पुरजोर विरोध हो रहा है। हाईकमान पर भी प्रेशर बनाया जा रहा है। हालांकि भूपेश बघेल जो कि पंजाब प्रभारी हैं कांग्रेस के, वो डटे हुए हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस विवाद को जल्द से जल्द निपटा लिया जाए। चुनाव से पहले अगर पार्टी में इस तरीके से टूट होगी, अंतर्कलह सामने आएगी, जो कि खुलकर अब बगावत देखी भी जा रही है, तो ये मुश्किलें बढ़ा सकती है आगामी चुनाव में। इसलिए ज़रूरी है कि पहले ही डैमेज कंट्रोल कर लिया जाए, जिसका प्रयास भूपेश बघेल कर भी रहे हैं। हालांकि चरणजीत सिंह चन्नी अभी तक उनसे नहीं मिले, लेकिन अब बैठक की बात सामने आ रही है।
तो देखना होगा कि क्या इस बैठक के बाद ये विवाद सुलझेगा या और उलझेगा। नाराजगी को क्या भूपेश बघेल दूर कर पाएंगे? 2027 में चुनाव है, उससे पहले पंजाब कांग्रेस में यह अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ चुकी है। जिम्मा भूपेश बघेल को सुलह कराने का दिया गया है, लेकिन यह गुटबाजी अब और बढ़ेगी या इस बैठक के बाद इस मामले को निपटा लिया जाएगा? सबकी निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई हैं। प्रताप सिंह बाजवा ये दावा कर चुके हैं कि 5 दिन के भीतर पूरा मामला रफा दफा हो जाएगा, सब निपट जाएगा, ऑल इज वेल है। उनके इन दावों में कितना दम है, इस बैठक के बाद वो साफ हो जाएगा। और अब खबर गाजियाबाद से है, जहां नंदग्राम तिराहे पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक स्कूल बस में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। राहत की बात यह है कि बस में उस वक्त कोई बच्चा मौजूद नहीं था। ड्राइवर ने समय रहते बस से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। दमकल की टीम को यहाँ बुलाया गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू किया। फिलहाल आग लगने की वजह की जाँच की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तकनीकी खराबी की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल मौके पर जांच हो रही है कि आखिर बस में अचानक आग कैसे लगी। एक बड़ा हादसा टल गया है, क्योंकि अगर इस बस में बच्चे मौजूद होते तो उन्हें नुकसान हो सकता था। पूरी तरह से बस जल चुकी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गाजियाबाद से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां स्कूली बस आग का गोला बन गई। अचानक से बस में भीषण आग लगी। ड्राइवर ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई है। गनीमत रही कि इस दौरान कोई स्कूली बच्चा इस बस में मौजूद नहीं था। जिस वक्त इस बस में आग लगी, मौके पर अफरा तफरी मच गई। दमकल की टीम को यहां बुलाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू कर लिया गया है, लेकिन बस जलकर खाक हो चुकी है। शुरुआत में तकनीकी खराबी की बात कही जा रही है, लेकिन मौके पर जांच चल रही है कि असल वजह क्या रही। स्कूली बसों के फिटनेस को लेकर भी कई बार सवाल उठते हैं, तो ऐसे में जांच के बाद क्या सामने आएगा ये भी देखना होगा। अब बदायूं से खबर है, जहां थाना बिनावर क्षेत्र के गांव ब्यौर में शुक्रवार रात एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई। पैसों के विवाद को लेकर एक बेटे ने अपने साथी के साथ मिलकर अपने ही 60 साल के पिता की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। मृतक की पहचान राधेलाल के रूप में हुई है। आरोप है कि उन्होंने हाल ही में मक्का की फसल बेची थी। उनका बेटा किश्त जमा करने के लिए पिता से पैसे मांग रहा था। जब राधेलाल ने पैसे देने से मना किया तो विवाद बढ़ गया। इसके बाद बेटे ने अपने ही पिता की दोस्तों के साथ मिलकर हत्या कर दी। इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी है। उत्तर प्रदेश के बदायूं से खबर आई है। झकझोर देने वाली वारदात, एक बेटे ने अपने ही पिता की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। पैसों के विवाद को लेकर पिता की हत्या की गई है। रिश्तों में हिंसा की खबरें लगातार बढ़ती जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के बदायूं से अब ये हैरान करने वाला मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। परिजन किस तरीके से बिलख रहे हैं वो भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता की जान ले ली चंद पैसों के लिए। कहा जा रहा है कि विवाद हुआ था। इधर राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला अब सिर्फ जांच तक सीमित नहीं है, बल्कि सियासी अखाड़ा बन चुका है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। गाजीपुर में सपा नेताओं ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है और एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि बिना किसी ठोस सबूत के अखिलेश यादव को निशाना बनाया जा रहा है। इस पूरे विवाद ने प्रदेश की राजनीति को और गर्मा दिया है। दरअसल टिन्नू यादव के अखिलेश यादव के साथ संपर्क होने को लेकर आरोप लगाए गए थे, जिस पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया। निशिकांत दुबे और अखिलेश यादव के बीच खुलकर सोशल मीडिया पर भी जंग छिड़ी हुई है। अब उनके समर्थकों की ओर से भी नाराजगी जताई जा रही है। सियासत इस पूरे मामले पर गर्मा गई है।
निशिकांत दुबे पर एफआईआर कराने की मांग की जा रही है। अखिलेश यादव के समर्थक पार्टी कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर लगातार सियासत गरमाती हुई समाजवादी पार्टी खुलकर बीजेपी पर हमलावर है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की जा रही है। सोशल मीडिया पर जुबानी जंग छिड़ी हुई है अखिलेश यादव और निशिकांत दुबे के बीच। ऐसे में निशिकांत दुबे पर एफआईआर कराने की मांग समाजवादी पार्टी के समर्थकों की ओर से, कार्यकर्ताओं की ओर से की जा रही है। और अब खबर रायबरेली से है, जहां महाराजगंज कस्बे में जीएसटी विभाग की कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। सरिया व्यापारी की दुकान पर पहुंची टीम ने करीब 4 घंटे तक जांच पड़ताल की है। अधिकारियों ने लूज पेपर, बिल बुक और स्टॉक रजिस्टर समेत कई दस्तावेज भी कब्जे में लिए हैं। व्यापारी के लैपटॉप की भी जांच की गई है। कार्रवाई के दौरान बाजार में हलचल बनी रही। वही जो पत्रकार वहां पहुंचे थे उनके साथ भी नोकझोंक हुई है इन व्यापारियों की। रायबरेली में सरिया व्यापारी के घर पर जीएसटी का छापा पड़ा है। दुकान पर छापा पड़ा, जहां 4 घंटे तक जांच पड़ताल की गई है। तमाम डॉक्यूमेंट्स और स्टॉक रजिस्टर खंगाले गए हैं। दूसरे व्यापारियों में भी इसको लेकर खलबली देखी जा रही है। जीएसटी की टीम पहुंची है, किस तरीके से निरीक्षण किया गया है, जांच पड़ताल हुई है, डॉक्यूमेंट्स खंगाले गए हैं। मौके पर नोकझोंक की भी तस्वीरें सामने आई हैं। इस बीच खबर उन्नाव से, जहां देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे ने 3 परिवारों की खुशियां छीन ली। अयोध्या से कानपुर जा रही रोडवेज बस पहले एक पिकअप से टकराई। हादसे के बाद जब यात्री जान बचाने के लिए बस से नीचे उतरे, तभी पीछे से आए डंपर ने बस को टक्कर मार दी। टक्कर से बस आगे बढ़ गई और नीचे खड़े यात्रियों को भी कुचल दिया। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि रोडवेज बस का कंडक्टर गंभीर रूप से घायल हुआ है। पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। तेज रफ्तार का कहर बरपा है, 3 लोगों की मौत हो गई है। दर्दनाक हादसा उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हुआ। पिकअप की टक्कर के बाद अफरा तफरी मची। देर रात यह हादसा हुआ है। सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। दुखद हादसा हुआ है। 3 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर आ रही है। ये गाड़ी नंबर है। इस खौफनाक हादसे के बाद मौके पर इस तरीके से चीख पुकार मची, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। और अब खबर ग्रेटर नोएडा के दादरी से, जहां पुलिस और 25,000 के इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। आरोपी पर लिफ्ट देने के बहाने लोगों से लूटपाट करने का आरोप है। चेकिंग के दौरान पुलिस को देखकर बदमाश भागने लगा और उसने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई के दौरान उसके पैर में गोली लगी है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से तमंचा, चोरी की बाइक, मोबाइल और पीड़ित का आधार कार्ड भी बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक वो लिफ्ट देने के बहाने लोगों को गाड़ी में बिठाता था और लूटपाट की वारदात को अंजाम देता था। कई बार इसके खिलाफ शिकायतें मिल चुकी थी। बताया जा रहा है कि 25,000 का इस पर इनाम भी रखा हुआ था। कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं, जिसके बाद पुलिस ने एनकाउंटर में इस बदमाश को पकड़ा है। पुलिस की गोली लगने से वो घायल भी हुआ है। वहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर में केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को लेकर जमकर बवाल चल रहा है, जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा। 44,605 करोड़ की केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना, जिसके विरोध में आदिवासी महिलाओं ने गले में फांसी का फंदा डालकर प्रतीकात्मक फांसी सत्याग्रह शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से समुचित पुनर्वास नहीं किए जाने पर उन्हें इच्छा मृत्यु की भी अनुमति देने की मांग की है। छतरपुर जिला मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर दूर कूपी गाँव है, जहाँ बराना नदी के किनारे आंदोलन चल रहा है। आंदोलन का आज 9वां दिन है। प्रदर्शन करने वाले परिवार यहां चिता सत्याग्रह और जल सत्याग्रह भी कर चुके हैं।
केन बेतवा लिंक परियोजना देश की पहली प्रमुख नदी जोड़ो परियोजना है, जिसका उद्देश्य यह है कि केन नदी बेसिन से बेतवा नदी बेसिन तक पानी पहुंचाया जाए। इस परियोजना से 10 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई, 62 लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा और 130 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य है। लेकिन इसका आदिवासियों की ओर से विरोध किया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन का भी जो तरीका है वो आप देख सकते हैं। 9वां दिन है, चिता सत्याग्रह किया जा रहा है, जल सत्याग्रह हो रहा है। प्रतीकात्मक रूप से फांसी के फंदे पर भी झूलती हुई प्रदर्शनकारी महिलाएं दिखाई दी हैं। मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड इलाका, जहां सैकड़ों आदिवासी महिलाएं चिता आंदोलन पर लेटी हुई है। उनका एक ही मांग है कि केन बेतवा लिंक परियोजना में जो विसंगतियां हुई हैं उसका दोबारा से जांच हो। और ये देखिए, अब तस्वीरें हम आपको दिखाने पहुंचे हैं और भी जानकारी हम आपको देंगे। यहाँ पर महिलाएं जो है सांकेतिक फांसी के रूप में नजर आ रही है। कुछ महिलाएं आपको चिताओं पर लेटी हुई तस्वीरों में आप देख रहे होंगे और सैकड़ों महिलाएं पानी में यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। क्या कुछ ये पूरा मामला है और क्यों ये आंदोलन लगातार किया जा रहा है? दरअसल पन्ना और छतरपुर जिले की ये कुछ परियोजना है, जिसमें मुख्य रूप से केन बेतवा लिंक परियोजना है, मझगांव सिंचाई परियोजना है, रुंज सिंचाई परियोजना है, नेगवा सिंचाई परियोजना और एनटीपीसी है। इसमें किसानों की ज़मीनें, उनके जंगल, उनके घर, उनका जल जंगल जमीन सब कुछ तो अधिकृत कर लिया, उनका घन संसार छीला जा रहा है, पर इसमें कानून का पालन नहीं किया जा रहा है। जबरन बिगर कानून का पालन किए, यहाँ तक कि बिगर मुआवजा दिए फर्जी ग्राम सभाओं के आधार पर लोगों को हटाया जा रहा है। कई लोगों के घर बिगर मुआवजा दिए और बिगर नोटिस दिए घर तोड़ दिए गए। आज 50,000 से ज़्यादा लोगों के सामने उनके जल जंगल जमीन आजीविका तो ठीक, आज उनके सामने घर का संकट। मध्य प्रदेश सरकार एक्शन लेते हैं और छतरपुर जिला प्रशासन अब क्या आश्वासन देते हैं? न्यूज़ इंडिया के लिए छतरपुर से समीर अवस्थी। और एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पीओके में जेएसी का लॉन्ग मार्च का ऐलान, पाकिस्तान से आर पार की तैयारी में है। आपको बता दें कि 15 जुलाई को रावलकोट से लॉन्ग मार्च किया जाएगा। रावलकोट से मुजफ्फराबाद तक मार्च निकलेगा। जेएसी का आंदोलन तेज करने का फैसला हुआ है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बगावत की आंधी चल रही है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने यह घोषणा की है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो 15 जुलाई को मुजफ्फराबाद के लिए अपना लंबा मार्च शुरू करेंगे। पाकिस्तान की सेना ने अभी तक बेरहमी से पीओके के प्रदर्शन को कुचला है। 50 से ज्यादा लोगों की हत्या हो चुकी है, जिसके बाद अब यह धमकी दी गई है कि पाकिस्तान का अत्याचार बर्दाश्त अब नहीं किया जाएगा। जेएसी के जो मुख्य सदस्य हैं उनका यह कहना है कि अगर उनकी मांगों को लेकर चार्टर जारी नहीं किया जाता है, चार्टर लागू नहीं होता है, तो 15 जुलाई को मुजफ्फराबाद के लिए लॉन्ग मार्च किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि रावलकोट में इससे पहले जब मार्च रोका गया था, यहीं से आगे के कार्यक्रम की उन्होंने रूपरेखा तैयार कर ली थी। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आज़ादी की आवाज़ पाकिस्तान में गूंज रही है। सवाल यह कि पाकिस्तान के हाथ से क्या पीओके निकल जाएगा, क्योंकि जेएसी की नई चेतावनी के बाद शहबाज सरकार के हाथ पांव फूल गए हैं। मुख्य रूप से बिजली पर भारी सब्सिडी, आटे पर सब्सिडी और स्थानीय अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर 2024 से ही यह आंदोलन किया जा रहा है, जो अब पूरी तरीके से बड़ा हो चुका है, बगावत का रूप ले चुका है। इन खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।